तो बात करते करते उन्होंने कहा कि आप जिस धरती से आते हैं वो तो धरती दर्शनीय है, मैं उसके बारे में पढ़ी हुई थोड़ी बहुत जानती भी हूँ। चर्चा करते हुए उन्होंने कहा और मैंने उनसे पूछा कि आपके देश में अधिकतर जो युवान हैं इनके चेहरे पे एक प्रकार की उदासी क्यों है? इनके चेहरे पर एक प्रकार का एक गहरा अवसाद जो दिखाई देता है वो क्यों है? उस महिला ने बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा हमने इस देश में जीने के साधन बहुत इजाद कर दिए लेकिन जीने का कारण नहीं खोज पाए। We have a lot of things to live by but nothing to live for। और भारत का दर्शन यही है, पहले भी था आज भी, कि हमारे यहाँ जीने के साधनों को उतना महत्व नहीं दिया जितना जीने के कारण को दिया। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि आज विश्व को इसकी जरूरत है। आज भारत की तरफ विश्व इसलिए भी देख रहा है कि भारतीय संस्कृति में कारण को ज्यादा महत्व दिया गया। जीने का उद्देश्य क्या है, क्यों जिया जाए? अन्य देशों में साधने की चर्चा की गई, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, कोठी हो जाए, पैसा हो जाए, ये सारे जीवन में जीने का उद्देश्य नहीं हो सकता। कहीं न कहीं गहरे में हमारे देश में वो चीजें थी, आज दिग्भ्रमित करके हमें दरिद्र घोषित करने की चेष्टा की जाती। एक और छोटा सा उदाहरण, रादर प्रश्न जो हमारे मन में अक्सर उठता है, मैं आपसे भी करना चाहता हूं कि हमारे यहां जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने कभी कहा था, मैं कभी आज तक इतनी मैगजीन्स पढ़ता हूं, पत्र पत्रिकाएं देखता हूं, उसमें कभी किसी भारतीय महिला जो किसान है, किसान में काम, अपनी खेती में काम करती हुई पसीने से तरबतर, ऐसी किसी महिला को सौंदर्य की चर्चा किसी पत्र पत्रिका में नहीं होती। हमेशा किसी ऐसी महिला की, उनकी बुराई नहीं है, उसको सौंदर्य का मानक बनाया गया जो फिल्म इंडस्ट्री में रहती है। कम कपड़े हैं। आप गहराई में विचार करें कि इस प्रकार के सौंदर्य को समाज में स्थापित, एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं, उसका रीजन यही है कि उस महिला के पीछे एक बहुत बड़ा बाजार है। यह जो संतुष्ट रहने वाला भारत था, इसने साधनों पे कभी ध्यान नहीं दिया, और उनको यदि अपने साधन बेचने हैं, उनको अपने संसाधनों को बेचना है, तो ऐसे छल, ऐसे ऐसे प्रतिबिंबों को पैदा करेंगे, सौंदर्य का एक ऐसा मानक क्रिएट करेंगे जो सही रूप में सौंदर्य है ही। दरिद्रता के बारे में एक ऐसा आवरण, जिसके घर में प्लाज्मा टीवी ना हो, जिसके पास गाड़ी ना हो, जिसके पास 50 कमरे के मकान, कोठी ना हो, तो आदमी दरिद्र है। ये कौन सिद्ध करेगा कि कौन सौंदर्यता का मानक क्या है, अर्थ का मानक क्या है? पहले भारतीय मनुष्य, हमारा दर्शन, हमारे शास्त्र सिद्ध करते थे, वो मानक तैयार करते थे। वो और श्रोता भी बहुत ही, यहाँ ऐसी ही स्थिति है। सभी चिंतक लोग हैं, चिंतन करने वाले लोग हैं। एक एक व्यक्ति का अस्तित्व एक व्यक्ति के रूप में नहीं है। एक व्यक्ति एक समाज और बहुत बड़ी समाज का द्योतक साबित हो सकता है अपनी ऊर्जा को पहचानने के बाद। मैं चाहूंगा कि जब बौद्धिक मंच के श्रोता बौद्धिक गण हों तो अपने ऊर्जा को पहले पहचाने। सभी लोग अपने ऊर्जा को पहचान लेंगे तो फिर रोने की नौबत नहीं आएगी। संख्या बल कम ही होता है, कमांडर एक ही होता है या कम ही होते हैं,
सेनाओं की संख्या ज्यादा होती है, आदेश कमांडर का चलता है, चिंतन कमांडर का चलता है, लेख किसी व्यक्ति विशेष का चलता है, दिशा निर्देश किसी व्यक्ति का चलता है, समूह का नहीं। दुख यह है, रोना यह है कि हम समूह की बात करते हैं। इस समय बात बौद्धिक होती है, लेकिन घुमा फिरा कर राजनीति पर बात आ ही जाती है, क्योंकि नीति में सबसे अगर उत्तम नीति है तो वह राजनीति है। आज राजनीति सत्ता के रूप में जो हम लोगों के सामने परिलक्षित है, उस राजनीति की मैं बात नहीं करता। राजनीति उसे कहते हैं जो राज्य का संचालन कर सके और उस राज्य के संचालन में जो दोषपूर्ण हो उसको दूर कर सके। सामान्य तौर पर सभी लोग जानते हैं, जो अपने को बौद्धिक कहते हैं, कि हमारे देश को चलाने, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी सभ्य समाज को चलाने के लिए मीडिया भी एक स्तंभ है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, उसी तरह एक मीडिया भी स्तंभ है। हमें दुख इस बात पर होता है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों राजनीति से प्रेरित होते हैं, लेकिन न्यायपालिका और मीडिया राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। मीडिया पूरे जनमानस को एक दिशा निर्देश देती है और मीडिया को न्यायपालिका की तरह लोग पेपर की एक एक बात को पढ़ते हैं और उसमें बहुसंख्यक लोग कहते हैं कि पेपर में तो यह निकला है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं उनके मन में उसकी सत्यता के प्रति विश्वास चलता है। क्या कारण निगेटिव थिंकिंग हमारे मन में ज्यादा होती है, हम रोते जाते हैं, हम अपनी बदनामी को ज्यादा करते हैं, हम अपनी प्रशंसा को कम करते हैं। हमारे यहाँ सेक्रेसी और सेपरेसी नाम की कोई चीज नहीं है भारत में। भारत वह देश था जो विश्व को दिशा निर्देश देता था, लेकिन भारत में यह होता है कि हम इतना कमजोर हैं, हम इतना गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। मीडिया में जब आप पढ़ेंगे तो मीडिया ऐसा होएगा आश्चर्य। अरे मीडिया अपने को वह प्रस्तुतिकरण क्यों नहीं देता जो हम हैं? हम नहीं करते। वह झूठी बात कहे, वो यह कहे कि कटोरा लेकर विश्व का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली तथा कथित कहे जाने वाला देश अमेरिका हमारे यहां कटोरा लेकर आ गया। इस पर ज्यादा नहीं कहता, उससे वो प्रश्नावली नहीं पूछता कि तुम निरस्त्रीकरण की बात करते हो और एक तरफ पाकिस्तान के साथ तुम्हारा समझौता क्या होता है। मीडिया का उस समय ये मजबूती के साथ उससे प्रश्नावली नहीं होती, उस पर चर्चा नहीं होती। चाइना का प्रधानमंत्री आता है, जब चाइना में प्रधानमंत्री रहता है तो देश के तमाम बॉर्डर की बात की जाती है कि उत्तरा वो चला गया, ये चला गया, वहां उसकी सेनाएं है, ये है, तिब्बत है, वो स्टेपलर का नथी बीजा है, आता है, कोई प्रश्नावली नहीं होती। न्यायपालिका भी इस समय दुर्धर्ष की स्थिति है, पता नहीं चलता। हम नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाई कोर्ट में गंदगी का अंबार है और उसे देखना चाहिए। हाई कोर्ट अपील करता है अपनी सत्यता को जाहिर करने में, उसे खारिज करता है सुप्रीम कोर्ट। मीडिया कहां सुने? इस पर जोरदार ढंग से उठता और 2-3 महीना में एक निर्णय आता, सिर्फ पढ़ने के लिए हो, चर्चा के लिए, उसका निष्कर्ष और रिजल्ट निकले। पूरे भारत का 10,35,000 करोड़ का बजट है, पूरे देश का 10,35,000 करोड़ का बजट है। आगे हो सकता है कि 11 लाख करोड़ का बजट हो जाए। अब प्रमाणित है कि सिर्फ स्विस बैंक और एक और किसी देश में 76 लाख करोड़ रुपया भारतीयों का जमा है। अन्य देशों का अगर विवरण आ जाए तो शायद 1 लाख करोड़ से ऊपर हो जाए, जिसका 10% भारत का टोटल बजट है। प्रदेश का बजट कितना है?
1,90,000 करोड़, 1,76,000 करोड़ 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में आ रहा है, डेली आ रहा है। सरकार भी कह रही है, विपक्ष भी कह रहा है, मीडिया भी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। 70,000 करोड़ 2G ये कॉमनवेल्थ गेम में हो गया। तमाम तरह का ये चल रहा है। आखिर क्या क्या जब पैसे की मान्यता सम्मान से जुड़ जाती है, धन की मान्यता सम्मान से जुड़ जाती है, और उसको प्रचारित करने वाला यही मीडिया है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ऐश्वर्या राय, जो सेलिब्रिटी की बात भाई साहब ने कहा कि मार्केटिंग की बात हो रही है, मरने के पहले शिरडी के साईं बाबा फकीर हुआ करते थे, काशी के वो शिष्य रहे। अब मरने के बाद मनों में सोना से सजा दिया गया, एक फकीर को सोना स्वर्ण मन कर दिया गया। ये सब मार्केटिंग है। जो असली बात है, मूलभूत बात है, जिसे महिमा मंडित होना चाहिए, जो अध्यात्म की बात है, जो सही बात है, जो जीवन शैली को कहीं ना कहीं उसको उच्च दर्शन देने की बात है, वो तो हट गया। हम सभी लोग एकत्र होते हैं, तमाम सेमिनार होते हैं। कौन मुझे इसमें बता सकता है हाथ उठाकर कि उसके बच्चे इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ते और उनको सिर्फ 2 शब्द उनको नहीं मालूम है, मम्मी डैडी और अंकल आंटी, 4 ही उनके लिए विश्व के शब्द बचे हैं। संसार के जितने लोग हैं, फूफा, मामा, ताऊ, काका, सब अंकल हो गए, और संसार की जितनी महिलाएं हैं सब आंटी हो गई। 2 जो बचे हैं वो मर चुके हैं। डैडी को डैड कहने लगे प्यार में, और मम्मी को मम कहने लगे, जो मिस्र में मरे हुए जो लाश है उसको मम कहा जाता है। और पहले तो पापा कहते थे, पिताजी, बाबूजी, उसको हो गए डैडी, डैडी से अब डैड हो गए, अब मम्मी हो गई मम। डैड का मतलब क्या? मरा हुआ, और मम का मतलब मरा हुआ। तो जो साथ हैं वो तो मरे हुए हैं, अब बाकी दुनिया के सभी लोग अंकल और आंटी हैं। 4 ही उसको बताया जा रहा है, सभी लोग, सबके नाती पोता उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब उनको आने के बाद अगला जनरेशन तो ऐसा आएगा, यह सेमिनार महामाना जहां कहीं भी हो हंसते हुए कि 25 दिसंबर मेरा मनाया जा रहा है, हंसते हुए या रोते हुए। वो जानते थे कि अनमैच्योर डेमोक्रेसी में मुंड की गिनती होगी, मुंडों की गिनती होगी। एक बार याद है, अटल जी ने एक वोट से पार्लियामेंट में हारा था, तो कहा कि गणित के खेल में मैं फेल हो गया, क्योंकि मुंड की गिनती होगी। सिद्धांत देश में क्या हो रहा है, आप पर किसका शासन हो रहा है, मानव संसाधन मंत्रालय कौन चला रहा है, कौन आपकी पुस्तकों को लिख रहा है, कौन टीचर की बहाली कर रहा है, ये लोग कौन है, किनके आदर्श को आप मान रहे हैं, ये लोग कौन है। आपने छोटे छोटे संगठन को बनाकर नाम किया मीडिया। मैं बता दूं कि मैं दैनिक जागरण को पढ़कर देखा था कि वो तमाम तरह की जुडिशरी पर भी निकाला, ये निकाला, वो निकाला। एक सत्य बात को मैंने दैनिक जागरण के सामने रखा, वो नहीं निकाला। किसी ने कह दिया था कि वहां तो पैसा चलेगा, शराब चलेगा, आपको कोई ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब निकलेगा। हम ऐसा नहीं होता। दैनिक जागरण जो है बहुत ऐसा कर रहा है, उस पूरे जुडिशरी से लेकर समाज के रूप को दिखा रहा है। लेकिन कह दिया आप निकाल दीजिए तो 100 साल पुराना राजघाट में हेरिटेज बिल्डिंग धर्मशाला है मानकी देवी ट्रस्ट का, 100 साल से पुराना। मैं सोचा कि यह कहां जा रहा है, उसको जरा दे, कहीं उस पर गिर दृष्टि पड़ी है माफियाओं की। 100 साल
सबसे पुराना एक एकड़ में है। मैं दैनिक जागरण के सामने पूरी प्रूफ के साथ रखा, माननीय कमिश्नर साहब ने भी उसमें ध्यान दिया। मैं संपादक से रखा, जय प्रकाश पांडे जो थे उनके यहाँ रखा। 2-3 घंटा जारी में मैं बैठकर डिस्कशन किया। लोग कहे कि क्या सिटी में सब कुछ, दैनिक जागरण ने नहीं निकाला। लोगों ने कहा था कि नहीं निकालेगा, क्योंकि कोई विपक्षी आकर उसको ये कर देगा। ऐसे नहीं होगा, निकलता है निष्पक्ष दैनिक जागरण, निष्पक्ष सही बात को कहने की हिम्मत हमारे मनुष्यों में रही, तब यह देश धर्म गुरु रहा और ललकारता रहा। आज हम लोग उस रूप में जितने यहां बौद्धिक लोग हैं सचमुच प्रणव और पीड़ा उठा लें तो कहीं न कहीं कुछ करतूत दिखाकर रखेंगे। होता हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने स्वरूप को सही माने में उजागर नहीं करते। उस बौद्धिक शक्ति को, उस ऊर्जा को हम लोग समाज में नहीं बांटते। हम लोग दैनिक जीवन में, कमर्शियल लाइफ में हमारा रूटीन ऐसा बन गया है कि हमारी बच्ची, हमारी घर, मैं आराम से रहूं और समय न दूं। सामाजिक कार्य में समय देना बड़ा कठिन कार्य है। अगर इस पर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। सचमुच में महामानव का जन्मदिन का उद्देश्य और विश्व के सामने भारत की जो स्वरूप रही है पहले, वो एक एक व्यक्ति के रूप में उजागर होगी, तभी होगा। हर दिशा में, हर क्षेत्र में हम तो ये कहेंगे कि शैक्षणिक जो हम लोगों पर हमला हो रहा है, सबसे बड़ी गुलामी जो शैक्षणिक है, जो अगला जनरेशन आने वाला है वो इससे भी खराब आएगा। वो निर्णय नहीं कर पाएगा कि मुझे क्या करना है। वो इतना इंडिविजुअलिटी की तरफ जाएगा, इतना व्यक्तिवाद की तरफ चलेगा कि शायद इस तरह की गोष्ठी भी करने में उसको समय न मिलेगा, समय न मिलेगा। हम अपने से अनुरोध करता हूँ कि वे इस विषय पर अपना वक्तव्य। श्री राम समागम में मैं बिल्कुल ही नया हूँ, पहली बार आया हूँ, तो मैं थोड़ा अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं गाजीपुर ज़िले के एक गांव में पैदा हुआ। यहाँ काशी में ही सारी विद्या अर्जित की और उसके बाद वन विभाग में मैं भारतीय वन सेवा में सेलेक्ट हुआ और हिमाचल प्रदेश में मैं 35-36 साल वहाँ सर्विस करके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद से वहाँ से रिटायर हुआ। अब अवकाश प्राप्त के बाद हम लोग DIG कॉलोनी में मैं यहाँ रहता हूँ। तो आज अखबार में देखा ऐसी गोष्ठी है तो बड़ी इच्छा हुई कि मैं कोई नई बात कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ जो कुछ बातें हुई हैं उससे 2-3 चीज़ें मन में एक शंका पैदा हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पर मतैक्य हो, मतों में विभिन्नता हो सकती है। 1-2 चीज़ जो आजकल बनी हुई है, हर चीज़ का दोषारोपण नेता, अफसर और अब आई मीडिया। ठीक है, वो कहाँ से आते हैं? क्या हमारे में से आते हैं कि कहीं बाहर से आए हुए हैं? तो अफसर भी या कर्मचारी हमारे ही घर से, हमारे ही समाज से गया है। मैं भी अफसर था, अपने गांव से गया था, तो मैं अपने को अफसर न समझ के, मान लीजिए, गांव के हिसाब से बात करना चाहता हूँ। दूसरी बात, जैसे भाई साहब ने कहा कि वो सौंदर्य का प्रतिमान वो नारी क्यों न हो करके फिल्म वाली क्यों है। फिल्म तो वो परोसता है जो हम देखना चाहते हैं, फिल्म उससे हट के कुछ नहीं परोसता है। तो हम लोगों को अपने मन को टटोलना चाहिए, कहीं न कहीं हम सारे उसके लिए उत्तरदायी हैं। 2 चीज़ें जो अभी उभर करके आई और मेरे मन को बहुत खटक रही हैं, मैं चाहूँगा उस पर कि भारत गुलाम रहा, यह एक मिथ्या चीज़ है, यह तथ्यपरक नहीं है। जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, क्रिटिकली देखते हैं, अभी मैं मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहा था, राजस्थान का, तो मुझे नफरत हो रही थी। जो हमारे जो इतिहास है उसमें मुझे लगा कि इसमें कोई बड़ा भारी गर्व करने की कोई बात नहीं है। एक महाराणा प्रताप और उनको छोड़ दें तो कोई ऐसी, ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी गौरवशाली परंपरा, इतिहास और उस पर गर्व करें, लेकिन उसके नाम पर अगर हम खाम ख्याली में ही जीते रहें
तथ्यों से हट जाएं। आज हमारे समाज की स्थिति जो है, आप देखें अशोक या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का गुप्ता पीरियड के बाद का जो हमारा इतिहास है, एक हर्षवर्धन बीच में याद आते हैं, उसके बाद का तो हम लोगों को तो पता नहीं, तो शायद वो कहीं इतिहास भूमि रहे। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खान, नादिर शाह, मोहम्मद तुगलक, ये कितनी बड़ी सेना लेके आते थे। फॉर दैट मैटर सिकंदर कितनी बड़ी सेना लेके आया था। हमने किस आक्रांता का मुकाबला किया, हम किस आक्रांता को हरा पाए। यहाँ कहा जा रहा है कि केवल सन 62 में ही हमारी फौजें हारी, उसके पहले हम हमेशा कभी हारे नहीं। तो इस पर थोड़ा सा मैं समझता हूँ, मेरे मन को बात खटक रही है। अगर ऐसा हो सके तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम इस तरह का अपनी नई जनरेशन को कुछ बता सके कि भाई हीनता की भावना भरना तो अच्छी बात नहीं है, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन तथ्यों से अलग हटना भी कोई बहुत अच्छाई बात नहीं है। हमेशा हम वेस्ट की आलोचना करें, अपने को महिमा मंडित करें। वेस्ट में मैं भी थोड़े दिन रहा, वहाँ की कर्टसी देखी है लोगों, देखी है, वृद्ध के लिए, असहाय के लिए, पैदल चलने वाले के लिए, गाड़ी चलाने वाले का कर्टसी देखिए। बल्कि फ्रस्ट्रेशन होती थी, आप पैदल जा रहे हैं, गाड़ी चलाने वाला रुक जाएगा। हमारी आदत थी, हम लोग रुकते थे, लेकिन हाथ दो तो भी वो नहीं जाएगा, यू गो। सिमिलरली बस में जाओ, यहाँ हर जगह तो लिखा है कि वृद्धों की सीट है, महिलाओं की सीट है, उसकी सीट है। अब तो हम लोग भी रिटायर होने के बाद वृद्धों की कैटेगरी में आने लगे, तो सोचते हैं कि शायद कोई नौजवान उठ के सीट देगा। एक भी अनुभव मेरे नहीं। हर कौन सा मोहल्ला है जहां बना ये चेन छिनैती नहीं हो रही है? कहाँ की महिला है जो चेन पहन के आज साहस के साथ किस शहर में या हमारे शहर में निकल सकती है? बनारस की ये जो समस्या है यातायात की समस्या है, केवल इसलिए है कि हम कोई किसी नियम कायदे कानून का पालन नहीं करना चाहिए। हर आदमी दाएं से बाएं से देर से गाड़ी चलाओ तो डर लगता है कि साइकिल वाला बाएं से कहीं न दब जाए, मोटरसाइकिल वाला इधर से आता है, इधर से आता है। हम सब सोचें तो अब इसके क्या कारण हैं, क्यों ऐसा होता जा रहा है? हम केवल अंग्रेजों को दोष दे दें, विदेशियों को दोष दे दें। अंग्रेजों को कहा जाता था कि फूट डाले और राज करते रहे। फूट कोई डाल सकता है? अगर हमारे में फूट न हो दो भाई में, तो तीसरा हमारे में फूट कैसे डाल देगा? फूट का बीज होता है, तीसरा आके उसका फायदा उठा लेता है। मेरे दाहिने हाथ में फ्रैक्चर के कारण अभी लिख नहीं पाई हूँ, तो स्मृति से उत्तर दे रही हूँ। जी जी जी, कोई जो छूट जाएगा वो आप बताइएगा। सबसे पहले आखिरी बात, इनकम टैक्स देते हैं, करप्शन नहीं है। अभी तुरंत स्विस बैंक और ओबामा ने नाक में नकेल डाला। कौन सा पैसा था? अमेरिकन टैक्स की चोरी। उसने नाक में नकेल डाला। नकेल क्या होता है? मानते हो कि बताएं, और देश के स्तर पर क्या बताएं? तुम बीच में हो, न्यूट्रल हो, सेना नहीं है, तो कूटनीति से और हमारी अपने इंटेलिजेंस से तुम्हारा इंतजाम करने में हमको 2.5 मिनट लगेगा। जो ये गुप्तचर सेवा है, जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं, ये मिलिट्री का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जहां हम सीधे सेना लेकर आघात नहीं करते हैं, वहां हत्याएं, आतंकवाद उसी का एक नया शब्द है। हत्याएं 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 और अराजकता। तो स्विस बैंक ने कहा, लीजिए, कानून बदल गया और कहा कि हजारों साल से नहीं, ये 400 साल का कुल मामला है स्विस बैंक का। हम क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि हम इन चीजों के बारे में नहीं पढ़े। जैसे ही अमेरिका को स्विस बैंक ने कहा जी हजूर, सारे यूरोपीय देशों ने शुरू किया और हमारा पैसा और हमारा पैसा। ठीक है, भारत से इतना पैसा जाके स्विस बैंक में जमा हुआ है कि उस पैसे का 7% ब्याज आना शुरू हो जाए। मैंने तो मजाक में कहा था, जितने लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है सबको भारत रखना। क्यों?
ने जो पैसा जमा किया उस पैसा का 6% 7% ब्याज अगर भारत आने लगे तो भारत टैक्स फ्री समाज हो जाएगा। भारत की संपूर्ण सेना, सुरक्षा मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सारे योजना व्यय, हॉस्पिटल, पानी, सड़क, नहर, बिजली, सब कुछ 6% ब्याज से चल पड़ेगा। साल भर पहले मिश्र जी ने